नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम नारी में और आपके साथ मैं हूं प्रीति सोनी। आपको बता दें कि 17 दिसंबर को राजस्थान की गहलोत सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और इसके लिए एक आयोजन भी किया जा रहा है जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से हैं। और इसी बीच अपनी उपलब्धियों को तो सरकार गिनाएगी ही और साथ ही साथ जश्न भी मनाएगी, तो उसके लिए पूरा कार्यक्रम आयोजित किया है। और इस बार नारी में हमारा जो विषय है वो खास तौर से ये है कि 17 दिसंबर को जो 1 साल पूरा हो रहा है राजस्थान सरकार का, इस पूरे 1 साल में कई योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, कई पर अमल हुआ है, कुछ पर शायद नहीं भी हुआ, लेकिन हमारा जो फोकस है वो खास तौर से महिलाओं पर केंद्रित है कि महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार ने इस 1 साल में कौन सी योजनाएं चलाई, क्या कुछ काम किया और ये वो काम हुआ भी या फिर सिर्फ कागजों पर ही वो चीजें रह गई। तो इस पर आज खास बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद है, उनसे आपका परिचय मैं कराऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। 17 दिसंबर को राजस्थान की गहलोत सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और इसी के चलते सरकार कुछ आयोजन और कार्यक्रमों के जरिए 1 साल में अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी और 1 साल पूरा होने का जश्न भी मनाएगी। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की योजनाओं की सफलता को प्रदर्शित करेगा। इस 1 साल में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई गई, जिनमें कृषक कल्याण, युवा कल्याण, वृद्धजन कल्याण, सैनिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, ऊर्जा, सड़क विकास, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, स्वायत्त शासी संस्था संबंधी और महिला सशक्तिकरण के रूप में बालिका शिक्षा और सुरक्षा से लेकर विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी उनके लिए कुछ अहम निर्णय शामिल हैं। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं गहलोत सरकार की इन योजनाओं पर। पहली योजना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए महिला आरक्षण बिल पारित कराए जाने का केंद्र सरकार से आग्रह का संकल्प विधानसभा में पारित। दूसरा, बालिकाओं में आत्मरक्षा के लिए कक्षा 6 से 12 तक सभी राजकीय विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य। प्रशिक्षित ट्रेनर्स बालिकाओं को साल में 2 बार 5 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। बालिका महिलाओं की रक्षा के लिए उनके प्रति अपराधों से निपटने के लिए सीसीटीवी कैमरे और सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मी लगाकर निगरानी व रोकथाम की जा रही है। महिला पुलिस पेट्रोलिंग संभाग स्तर पर जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर में आरंभ। महिला सुरक्षा टोल फ्री सेवा नंबर 1090 शुरू। मेधावी छात्राओं के लिए कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना लाई जाएगी। 1000 करोड़ रुपए की प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि की स्थापना की जाएगी। जनजाति वर्ग के छात्र और छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सागवाड़ा एवं उदयपुर में 2 कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। जयपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से करियर काउंसलिंग सेंटर भी शुरू किए जाएंगे। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, 55 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को दी जाने वाली 500 रुपए की पेंशन राशि बढ़ाकर 750 रुपए प्रति माह की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 7500, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 5750 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3500 रुपए से बढ़ाकर 4250 प्रति माह किया गया। आशा सहयोगिनियों और साथिनों का मानदेय 200 रुपए प्रति माह बढ़ाया गया। सरकार द्वारा महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं तो कई चलाई गई, लेकिन महिलाओं तक उनका लाभ कितना पहुंचा, यहाँ एक बड़ा सवाल है। अगर इन योजनाओं से प्रत्येक पात्र महिला लाभ पाती है तो ये बेहद सराहनीय है, लेकिन इन योजनाओं की सफलता के लिए इस पर भी विचार आवश्यक है कि महिलाओं का कहीं कोई वर्ग उनके लिए संचालित योजनाओं या लाभों से वंचित तो नहीं। और विचार करने वाली बात ये भी है कि अगर प्रत्येक महिला तक इन योजनाओं की जानकारी या लाभ अगर नहीं पहुंच सका है तो इसके पीछे कारण क्या रहे। तो कुल मिलाकर मुद्दा आज का यही है कि 1 साल तो सरकार का पूरा हो रहा, लेकिन इस 1 साल में महिलाओं के लिए जो कुछ योजनाएं चलाई गई, महिला हितों को ध्यान में रखते हुए जो भी उनकी प्लानिंग रही है, क्या वाकई में धरातल पर उतर पाई है या फिर कागजों पर ही सीमित रह गई है, या फिर
कहां और किन क्षेत्रों में आवश्यकता और ज्यादा है महिलाओं के लिए काम करने की। और इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, जिनमें दीक्षा खंडेलवाल जी हैं भाजपा से। आपका स्वागत है दीक्षा जी। जीनत कैफे जी, वरिष्ठ महिला पत्रकार, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत है। प्रियंका भटनागर जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रियंका जी आपका भी स्वागत है। और लाड कुमारी जैन हमारे साथ मौजूद है, जो कि पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष है राजस्थान की। आपका भी बेहद स्वागत है लाड कुमारी जैन जी। तो सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं और अपने इस विषय पर चर्चा शुरू करूंगी। सबसे पहले दीक्षा खंडेलवाल जी के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि विपक्ष या पत्रकार या फिर मीडिया, ये दो ही ऐसे स्तंभ है जो खास तौर से सवाल उठा सकते हैं सरकार की जितनी भी चीजें होती है, क्रियाकलाप होते हैं। तो दीक्षा जी आपके पास सबसे पहले मैं आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि इस एक साल में महिलाओं के लिए योजनाएं तो तमाम चलाई गई हैं, लेकिन आपका इस बारे में क्या रुख है? क्या किन्हीं योजनाओं को लेकर शिकायत, या फिर सभी धरातल पर उतर पाई, या फिर कागजों में दबी रही? किसमें बोलना पड़ेगा? निशा जी तो है नहीं, हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ी हुई है। जीनत जी से मैं बात करना चाहूंगी, चूंकि वो एक वरिष्ठ पत्रकार है और मीडिया का भी हमेशा ये फर्ज रहा है कि वो सरकार की हर गतिविधि पर नजर रखती है और उसकी अच्छाई और बुराइयों को हमेशा आकलित करते हुए चलती है। तो जीनत जी आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने क्या पाया? एक साल का कार्यकाल जो है वो सरकार का कंप्लीट तो हो रहा है, योजनाएं भी कहीं बनी थी, जो अभी हमने जिक्र किया अपने पैकेज में, काफी सारी योजनाएं हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सभी योजनाएं उतने अच्छे तरीके से कार्यान्वित हो पाई या हर महिला तक लाभ पहुंच पा रहा है? एक पत्रकार होने के नाते आप क्या देखती हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं पहुंच पाया। मेरे यहाँ झाड़ू पोछा करने मेरी भाई आती है, वो विडो हैं, उन्हें आज तक सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। ये सिर्फ जो उनकी जो योजनाएं थी वो सिर्फ कागजों तक रह गया और जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया गया। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट हैं उन्हें वजीफे दिए गए, स्कॉलरशिप दी गई, या उन्हें मेरिट में आने पर स्कूटी दी गई या लैपटॉप दिए गए, लेकिन जो समाज है वो सिर्फ उन स्टूडेंट से ही नहीं चलता है। हम जो पत्रकार हैं, हम जो घरेलू महिलाएं हैं, हमसे भी समाज चलता है। मतलब हमारी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी एक फ्रेंड है जो एक बड़े अखबार में काम करती थी और सरकार ने ये कहा कि महिला पत्रकारों की हिफाजत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2 बार उससे छेड़छाड़ की गई और उसने इतनी तेज स्कूटी चलाई कि 2 मरतबा उसका हाथ टूट गया। तो सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। तो यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा, क्योंकि जो हाल ही के हमने कुछ केसेस देखे हैं जिसमें सुरक्षा के नाम पर सिर्फ राजस्थान ही नहीं, कई जगह पर सवाल बहुत ज्यादा खड़े होते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। खास तौर से जो विद्यार्थी वर्ग है वो तो सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बाकी जो महिलाएं हैं उनकी भी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सरकार को बहुत ज्यादा लेने की जरूरत है। हालांकि योजनाएं भी चलाई जाती है, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर मैंने जितनी अभी लिस्ट देखी है कि पिछले 1 साल में महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई गई है उसमें महिला सुरक्षा को लेकर कोई योजना नहीं थी। जीनत जी ने सवाल उठाया है, बहुत ही जायज सवाल है, क्योंकि आत्मरक्षा के गुर सिखाना एक अलग चीज है, लेकिन महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना एक अलग बात है। प्रियंका भटनागर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रियंका जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं चूंकि आप, तो कई बार ये होता है कि सरकार के माध्यम से मदद मुहैया कराई जाती है महिलाओं को, वहां आप क्या पाती हैं? क्या वो चीज महिलाओं तक आप पहुंचा पाते हैं जो सरकार की योजनाएं होती है या सरकार द्वारा जो मदद मुहैया कराई जाती है, या फिर उसमें भी कहीं ना कहीं आपको बाधा कभी नजर आई है या आपने महसूस किया है कि वो काम सरकारी ढर्रे से ही हो रहा है? ये जो अभी महिला सुरक्षा की बात आई, और महिला वो चाहे पुलिस में हो, पत्रकार हो, या शिक्षक हो, या आम औरत हो, पहली बात तो महिला है। और आम महिला या आम औरत की सुरक्षा पर ध्यान देना तो बहुत जरूरी है, अहम मुद्दा है। और मैं याद दिलाना चाहती हूं कि गहलोत साहब की पिछली बार की सरकार में 2010 में महिला सुरक्षा केंद्र राजस्थान में जितने भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट थे, लगभग 40-42 में
महिला सर्व सुरक्षा केंद्र खोले थे। और ये महिला सर्व सुरक्षा केंद्र केवल डोमेस्टिक वर्कर या घरेलू हिंसा वाले काम के लिए नहीं, आम महिला इन महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र का फायदा ले सकती है। दूसरा, बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जो समाज कल्याण की योजनाएं, सोशल वेलफेयर की योजनाएं हैं, एक बहुत बड़ी बात जो मैं बताना चाहती हूं कि जब भी गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर बने, मैं पहली बात तो मैं किसी पार्टी की सदस्य नहीं हूं, किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं बात कर रही हूं। तो और हर थाने पे महिला डेस्क का प्रावधान भी किया था। तो अभी जितनी भी योजनाएं हैं, सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, पेंशन की योजनाएं हैं, निःशुल्क दवा योजना है, और किसानों को लीजिए तो सबसे ज्यादा खेत पे काम करने वाली तो महिलाएं ही हैं। और अभी आपके इस पर ही चल रहा था टीवी पर ही कि कितना इन्होंने अपनी सरकार, इस बार नई सरकार बनने के इस एक साल के अंदर आंगनबाड़ी, जो ग्रास रूट लेवल पे महिलाएं काम कर रही है, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आशा सहयोगिनी है या साथी ने हैं, उन सबका मानदेय बढ़ाया। लेकिन ये जानना, ये देखना भी सरकार का काम है। तो ये जितनी भी योजनाएं हैं, पेंशन वाली योजनाएं है, नरेगा योजना है, जो बीच में शिथिल पड़ गई थी, अब वो भामाशाह की जगह जन आधार योजना लिया है। तो किसी को खत्म नहीं किया किसी योजना को। जन आधार योजना भी आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से और हमारी जो मित्र है इनके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार, क्योंकि केवल नीति बना देना, कानून बना देना, योजना बना देना और वो सरकारी टेबल तक रह जाए, उसका आम लोगों तक फायदा मिलना चाहिए। और इसके लिए पिछली बार भी हम लोग अरुणा राय के नेतृत्व में एक जवाबदेही यात्रा 100 दिन की राजस्थान में निकाली थी। और एक अच्छी बात है कि अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और एक कमेटी बनाई और अब जवाबदेही कानून का ड्राफ्ट तैयार होने जा रहा है। और उससे क्या है कि कोई भी योजना कारगर क्यों नहीं हो रही है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित हो जाएगी। तो एक बार ये कानून बनता है तो उसके बाद एक असर सामने आएगा, निश्चित रूप से आना चाहिए कि यदि पॉलिटिकल विल है कि आम लोगों को लाभ मिलना चाहिए सब योजनाओं का, तो उसके जो बीच का जो जरिया है, बीच का जो सारा तंत्र है, वो तंत्र किस तरह से माकूल तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, सुचारू तरीके से काम करे। तो जैसे आरटीआई, अब आरटीआई, जब आरटीआई का भी बहुत सकारात्मक, हम तो आरटीआई के धरने पे बैठते थे, जरूर भी देखते थे कि गहलोत साहब धरने पे भी आ जाते थे। अब इस सूचना पोर्टल का भी इन्होंने उद्घाटन किया। तो जो काम हो रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो आम आदमी तक पहुंचे और इसका मॉनिटरिंग सिस्टम हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बात सरकार तक भी पहुंचाना चाहेंगे कि जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी सरकार की अच्छी मंशाएं हैं, उनका एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए टाइम बाउंड तरीके से कि ये इस पीरियड में ये लाभ उनको मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलना तो क्या कारण है, कौन जिम्मेदार है। अभी कुछ हुआ है पुलिस में, जैसे कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो रही तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई पुलिस वालों के खिलाफ भी, जहां थानाबाजी की जो इतनी घटना हुई थी जबरदस्त। और उसके बाद गहलोत साहब ने जो अनाउंस किया और पूरे प्रत्येक जिले में डीवाईएसपी और एसपी रेल का एक अलग से व्यक्ति होगा, पुलिस का अलग से सेल, जिसमें महिला हिंसा, यौन हिंसा या महिला उत्पीड़न या महिला अत्याचार के मामले वहां पर अच्छी तरह से देखे जाए। एक अलग से फोकस किया, उसको महत्व देने या ध्यान देने या उस पर अधिक परवाह करने की दृष्टि से किया। लेकिन अब यह है कि अनाउंस तो कर दिया, अब जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस योजना का फायदा आम तक पहुंचा रहे हैं नहीं। तो जो हमारे लिए ब्रिज का काम कर सकते हैं तंत्र में या प्रशासन में बैठे लोग, उनकी मंशा को, उनके कमिटमेंट को, उनके अकाउंटेबिलिटी को भी सुनिश्चित करना जरूरी है। बिल्कुल। तो प्रियंका जी, इस वक्त दीक्षा खंडेलवाल जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, उनसे भी मैं सवाल करना चाहूंगी। दीक्षा जी, आप चूंकि विपक्ष में हैं और आपसे सबसे पहला सवाल यही बनता है कि एक साल में सरकार द्वारा योजनाएं तो महिलाओं को लेकर कई चलाई गई और अब जो है वो जश्न भी एक साल का मनाया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि वो जो महिलाओं को लेकर
योजनाएं जितनी चल रही थी धरातल पर कितनी काम कर पाई हैं और कितनी नहीं? देखिए, सबसे पहले तो जो योजनाएं चली है उनके आप मुझे 2-4 के अगर नाम बताएंगे या जो जनता के बीच में जो नाम पहुंचे हैं, जैसे कि वसुंधरा सरकार के समय पर देवनारायण योजना बच्चियों के लिए चलाई जाती थी, जिसमें उन्हें स्कूटी वितरण किया जाता था, वो इन्होंने बंद किया। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा का भी आपको पता है कि किस तरीके से इन्होंने उसे नकारा। तो जो महिलाओं के लिए महिला प्रधान योजना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वसुंधरा सरकार ने इन्वेंट किया था, वो पूरा का पूरा उन्होंने सिरे से खारिज किया। अब जिन योजनाओं के बारे में आप मुझे बता रहे हैं, जिन योजनाओं के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, उन योजनाओं को धरातल पे अगर आप जाके देखेंगे तो वो नगण्य है। उनका होना नहीं होना आमजन के लिए या महिलाओं के लिए कोई हितकारी नहीं है। आप जाके देखिएगा, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर आज आप जा रहे हैं तो जो पिछले कार्यकाल में भाजपा के कार्यकाल में जो सुगमता जनता को हमने परोसी थी, जो सुगमता जनता को हमने दिया था, उस सुगम रास्ते को इन्होंने इतना दुर्लभ कर दिया कि आज की स्थिति में मुझे लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल्स की जो हालत है वो वही जो पुराने समय में देखने को मिलती थी वैसी हालत है। आप ये देखिए, जब महिला प्रधान बनाकर के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने एक नई योजना के साथ महिलाओं को अवगत कराया और नई योजना के साथ घर में उसको मुखिया बनाकर के पहली पंक्ति में खड़ा किया, वो भी इनको नागवार गुजरा। तो जो योजनाएं बेटर थी वो मुझे नहीं लगता इन्होंने कंटिन्यू किया और उसके लिए इन्होंने कुछ और अच्छे अपने आइडियाज या कुछ जनता से उसके विचार लेकर के उसको आगे बढ़ाया। एक सरकार का ये काम होता है कि जब आप काम कर रहे हो, यानी जब आप रूल कर रहे हो, पहला तो कि आपका कोई व्यक्ति आए चैनल्स पे, फिर वो ये बताए कि जो जनता एक्सपेक्ट कर रही है वो कहाँ पर उनकी कमियां हैं या क्या उनको उनसे सीखना है, या ये कि हम कहाँ फेल है नहीं है उसका जवाब दें। उसमें ये सिरे से आप देखिए कि इनके पास कोई इनका व्यक्ति हमारे पास आता नहीं है, कोई चैनल पे आता नहीं है जवाब देने, क्योंकि नकारा सरकार है। दूसरा, जो रूलिंग पार्टी होती है उसका काम होता है जनता के बीच में जाकर के जनता के लिए और अच्छी योजनाओं के बारे में जनता से पूछे कि व्हाट यू वांट। वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ये पीछे हैं। तीसरा, आप देखिए, हमने न्याय आपके द्वार, सरकार आपके द्वार, फौज से राशन, ई मित्रा, महिलाओं के लिए न जाने कितनी योजनाएं हमने और इसमें जोड़ा था। हर एक, और जो शौचालय वाली बात मैं आपको फिर वो जोड़ती हूँ कि जिस तरीके से शौचालय सुविधा तो हमारी तो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार महिला के लिए प्राथमिक जरूरतों के बारे में आज भी सोच रही है, आजादी के इतने समय बाद भी। लेकिन गहलोत सरकार का कुछ उदाहरण देती हूँ। अभी 2 दिन पहले भी रेप हुआ, 5-10 दिन पहले भी छोटी सी बच्ची के साथ उनियारा खेडली में बलात्कार हुआ। किसी तरीके से इनके कोई नेता, महिला नेता वहां पहुंची नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने ट्वीट देखा किसी रिनॉन जर्नलिस्ट राजस्थान की, उन्होंने ट्वीट किया कि जाट समाज का कुछ इनका प्रोग्राम था, उसमें एक जाट नेता या महिला नेता उसमें नजर नहीं आई। जाट महिला नेता या कोई महिला नेता उसमें नजर नहीं आई। तो क्या इनकी पार्टी में कोई नेता महिला बची नहीं है जिसको ये माननीय अशोक गहलोत जी साथ रखें? जब टिकटिंग की बात थी तो उन्होंने कंपटीशन में कहा कि हम महिलाओं को आगे रखेंगे। आपने देखा कितने महिला मंत्री बनाए, वो भी आपने देखा। किस तरीके से महिलाओं को प्रथम पंक्ति में रख रहे हैं वो भी आपको नजर आ रहा है कि देखते देखते भी प्रथम तो क्या अंतिम पंक्ति में भी इनके कार्यकर्ता या महिला नेता नजर नहीं आती है। तो जो अपनी पार्टी में महिला नेता को सम्मान, और उससे पहले आप ये देखिए प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, क्योंकि यहाँ पर महिला खुद सुरक्षित खुद को महसूस नहीं मानती है। तो जो सरकार है वो पूरी तरीके से महिला विरोधी सरकार साबित हुई है। महिला के लिए बिल्कुल भी इनके अंदर बिल्कुल भी कोई फीलिंग्स नहीं बची है। एक गवर्नमेंट का काम होता है अपनी जनता के लिए काम करना, और क्योंकि राजस्थान में महिलाओं की स्थिति थोड़े जो स्तर पे सुधरने लगी थी, ये भी इनको नहीं पचा, तो उन्होंने उन स्कीम्स के साथ भी छेड़छाड़ किया। कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी इनकी स्कीम्स नहीं है जिसको मैं आपको बता दूं कि ये स्कीम बहुत अच्छी है और ये जनता के पक्ष में काम कर रही है। तो ये जो चीजें देखने को मिल रही है, इससे साफ नजर आ रहा है कि ये जनता के विरोधी है, महिला विरोधी सरकार है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कुछ देर पहले कहा ही था, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका जिक्र इस 1 साल को लेकर किया जा रहा है, खासतौर से महिला सशक्तिकरण के रूप में, जिसमें बालिका शिक्षा सुरक्षा शामिल है, विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं के लिए योजनाएं शामिल है, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के लिए, और साथ ही साथ ये भी दावा किया गया है कि राजनीति के क्षेत्र में भी उनके लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। लेकर के हमेशा रूबरू होते हैं जनता से, हमें भी रूबरू कराते हैं। उस समय भी मैंने आपको कई बार ऐसे एग्जाम्पल दिए कि सरकार काम तो कर ही नहीं रही है। अगर कोई महिला को रात को गाड़ी में डाल के हाथ पर बांध के भी लेके घूमेंगे तो भी उस महिला को बचाने के लिए कोई पुलिस नहीं है, कोई प्रशासन रिपोर्ट नहीं लिखता महिला की महिला जाती है तो। किस तरीके से घर में घुसकर माँ बेटी को मार दिया जाता है, स्कूल पढ़ने बच्ची जाती है बलात्कार कर लिया जाता है, 65 साल की महिला के साथ बलात्कार कर लिया जाता है।
2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर लिया जाता है। तो क्या महफूज है राजस्थान महिलाओं का? ये आप देखिए, महिलाओं के लिए कितना महफूज है राजस्थान, ये आप देखिए। और ये प्रश्न पूछती हूँ मैं माननीय अशोक गहलोत जी से कि जो ये वादे करते थे, जो ये दावा करते थे, उनमें ये कितने खरे उतरे हैं? कि आप ये बताइए कि इनकी 5 स्कीम थी, मुझे बता दें, जिसमें महिलाओं के लिए इन्होंने बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को इन्होंने टारगेट लेकर के काम किया हो। ऐसी कोई स्कीम थी गिना नहीं पाएंगे। अब मुझसे पूछेंगे, मैं आपको ऐसी 10 स्कीम्स गिना दूंगी जो हमारी सरकार के समय चली थी, हमारी सरकार के समय जिनको महिलाओं ने स्वागत किया, और कितने हद तक महिलाओं ने उन योजनाओं का लाभ भी उठाया। तो जब हमारा लाभार्थी सम्मेलन हुआ था तब भी इनके बड़ा पेट में दर्द हुआ था कि इतने लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो लाभार्थी थे। अगर आप काम करोगे तो आप इससे उस काम से कोई ना कोई तो बेनिफिट उठाएगा, जनता को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो बेनिफिशियल जब आते हैं तो उनसे वो भी नहीं पचता। सरकार के पास ना काम करने का कोई ध्येय है, ना जवाब देने के लिए सरकार के अंदर कोई हिम्मत है, ना सरकार जनता के बीच में आती है। महिला विरोधी सरकार है, महिलाओं को साथ लेके चल नहीं सकती है, महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं है। बहुत बुरी स्थिति में राजस्थान आज खड़ा है। बिल्कुल। जीनत जी हमारे साथ मौजूद है। जीनत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि महिला सुरक्षा तो जैसे कि आपने सवाल उठाया ही था, और वाकई में जब बात निकली तो बहुत बड़ा मुद्दा ये बनकर निकला कि जितनी भी योजनाएं हैं उस लिस्ट में आत्मरक्षा के गुण जरूर शामिल हैं, लेकिन महिला सुरक्षा या उनकी रक्षा की कहीं बात नहीं कही गई है। आपको क्या लगता है कि इन जितनी भी योजनाओं की लिस्ट अभी पैकेज में बताई गई है, उसके अलावा कहां और खामी रह गई जिससे ध्यान में रखते हुए सरकार को योजनाएं चलानी चाहिए महिलाओं के लिए? आवाज नहीं आ रही है एंकर की। नहीं, हम में से किसी को भी नहीं आ रही है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? क्या नाम बताए? जीनत जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? चलिए, मैं वापस लौटकर जीनत जी से सवाल पूछूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए जन टीवी के साथ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सचिन पायलट मेरे तो ऑन था, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इस बार तो ऑन था, मेरी गलती नहीं। इस बार अकाउंटेबिलिटी फिक्स और सुनिश्चित होगी, और जो नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और होनी भी चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि केवल कानून बना के ही नहीं छोड़ दे, कानून को जमीनी धरातल पर उतरता हुआ और कारगर तरीके से काम करते हुए हम देखना चाहेंगे। नहीं तो हम भी यही है, फिर सड़कों पर आ जाएंगे। आंदोलन तो हम करते ही है, धरना हम देते ही है। बिल्कुल। लाड कुमारी जी, क्या आपको लगता है कि घर घर तक जाकर इन मामलों में जागरूकता पहुंचाने की जरूरत है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटीरियर इलाके हैं जहां पर टीवी के माध्यम से भी या एड के माध्यम से भी जानकारी नहीं पहुंच पाती है, या अखबारों के माध्यम से भी नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे में हमें जमीनी स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। देखिए, सब तरह की जितनी भी योजनाएं हैं, इनका ठोस तरीके से प्रचार प्रसार, उसमें जो प्राथमिक इकाइयां हैं, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो या प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, प्राइमरी स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, आशा सहयोगिनी हो, और पंचायतें, ग्राम पंचायतें, उस स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। और प्रचार प्रसार कह करके नहीं छोड़ दे, प्रचार प्रसार कितने परसेंटेज हो रहा है या नहीं हो रहा, कितनी गहराई से हो रहा, कितना व्यापक स्तर पर हो रहा, इसका मॉनिटरिंग, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी उनको बनाना होगा। बिल्कुल। जीनत जी, आपके पास आना चाहूंगी कि आप प्रचार प्रसार की बात कर रही हैं, लेकिन जी आप अपना सवाल कीजिए, उसके बाद में आपके पास अभी इन्होंने कहा कि जी प्रचार प्रसार के जरिए इस बात को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने कुछ सिर्फ खास चैनल्स और कुछ खास अखबार को ही एडवर्टाइज देने के लिए पाबंद कर दिया गया है। वो लोग करोड़पति होते जा रहे हैं और अखबार दिन ब दिन बंद होते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 250 अखबार राजस्थान नहीं रहा ना, और पत्रकार दर दर भटक रहे हैं। उनके पास न नौकरी है, न खाने के लिए कुछ है। बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आम आदमी की तरह हम लोग सड़क पर खड़े हैं। ना तो वसुंधरा सरकार ने हमारे लिए कुछ किया, मुद्दे उठाने बंद कर दिया पत्रकारों ने, और ना ही गहलोत सरकार ने। मतलब गहलोत सरकार अभी आई है और उन्हें 1 साल हुए हैं, वो चाहें तो महिला पत्रकारों के लिए पेंशन योजना को बढ़ा सकते थे, उसमें कुछ पैसे डाल सकते थे। मैं जानती हूँ यूएनआई की चीफ हैं, 60 साल की हो गई है,
छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए दूरदर्शन पे जाती पड़ती हैं, चेक के लिए उन्हें परेशान होना पड़ता है। अगर कुछ ऐसा करें कि हम महिला पत्रकारों के लिए कुछ मतलब माशी कुछ क्या कहते हैं उसे, कुछ रुपए पैसे का कुछ इमदाद हो जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। ये प्रोत्साहन तो देना ही चाहिए महिला पत्रकारों को। बिल्कुल, चूंकि मीडिया चौथा स्तंभ है और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अदा करता है, और उसमें अगर महिलाएं अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से सहभागिता देती है तो वो भी आवश्यकता है कि उस पर भी पूरे तरीके से ध्यान दिया जाए। एक पत्रकार होने के नाते जीनत जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मीडिया का तो फर्ज है कि वो आकलन करे सरकार की हर चीजों का, और अभी हम जागरूकता की बात कर रहे थे, तो यहाँ जहां पर भी खामियां नजर आती है या जागरूकता नहीं पहुंच पा रही है महिलाओं में, उन्हें योजनाओं को लेकर जो उनके लिए चलाई जा रही है, क्या मीडिया किसी भी माध्यम से उन तक सूचना पहुंचाने में या जानकारी पहुंचाने में क्या कोई भूमिका अदा कर सकता है? देखिए, रेडियो और जो दूरदर्शन है इस पर तो पाबंदी है कि आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। जो और कुछ चैनल्स हैं वो बिके हुए हैं, वो सरकार के खिलाफ कुछ बोलने नहीं देते। मैं राजस्थान की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल इंडिया की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए कुछ अगर करना ही चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी हिफाजत का ख्याल करें। जो औरतें रात को अखबारों में ड्यूटी करती हैं, कम से कम उन्हें घर छुड़वाने, चले वो दिन में अपने आप आ जाएंगे, लेकिन उन्हें घर छुड़वाने की जिम्मेदारी तो लें। अभी जैसे लाट कुमारी जी ने, मेरी सम्मानीय है ये बहुत, मैं इन्हें बहुत पसंद करती हूँ, इन्होंने महिला टैक्स की बात की थी। मैं 2-3 महिलाओं को लेकर कई बार थाने जा चुकी हूँ, लेकिन 7 बजे बाद एक भी महिला पुलिसकर्मी थानों में नजर नहीं आती। वो देखना पड़ेगा। और आपको अगर रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो रिश्वत दीजिए। हमसे तो खैर कोई नहीं मांगता, लेकिन वो महिलाएं आके बताती हैं कि मैडम हमसे रिपोर्ट लिखने के लिए रिश्वत मांगी गई। तो अब देखिए ये जो जननायक है इनका क्या हाल है, देखिए आप। देखिए, इन चीजों के लिए केवल उनका पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर कर देना, सस्पेंड कर देना पर्याप्त नहीं है। जो पुलिसकर्मी ऐसे पाए जाते हैं उनके खिलाफ केस मुकदमे चलने चाहिए, बिल्कुल चलने चाहिए, तब जाकर के व्यवस्था थोड़ी सुधरेगी। बिल्कुल जीनत जी, जैसे कि आपने बताया कि सुरक्षा को लेकर या देर रात अगर कोई पत्रकार, महिला पत्रकार काम कर रही है तो घर छुड़वाने की जिम्मेदारी, जब से ये केस हुआ है अभी कुछ दिन से ये बात चर्चा में आई थी कि लिस्टिंग की जा रही है उन तमाम ऑफिसेस की जहां पर महिलाएं देर रात तक रुककर काम करती हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस ले। हालांकि ये कितना धरातल पर सही बैठेगा या कितना पालन होगा इसका, वो जरूर सवालों के घेरे में है, लेकिन ये पहल जरूर की जा चुकी है कि लिस्टिंग हुई है कहां कहां किन ऑफिसेस में महिलाएं देर रात तक काम करती हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो ले। दूसरा मेरा सवाल जीनत जी आपसे ये था कि हम इस बारे में तो बात कर ही रहे हैं कि जागरूकता महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती और यही कारण है कि उन तक लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन मीडिया होने के नाते हम कभी वो आकलन भी नहीं करते कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं या कितना प्रतिशत उन महिलाओं का है जिन्हें जानकारी ही नहीं है किसी भी सर्वे के माध्यम से, कि जिन्हें जानकारी ही नहीं है कि उनके लिए इस तरह की योजनाएं चलाई जा सकती हैं। मीडिया कभी उसका आकलन निकाल के कभी खबरों में ये चीजें नहीं आती है कि इतना % महिलाओं का अभी तक सजग नहीं अपने लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कभी ये आकलन नहीं होता है, क्योंकि देखिए ये जो बड़ी चीजें हैं कि आज कौन सी स्टोरी देनी है, क्या करना है, ये जो संपादक होते हैं ना, ये वो तय करते हैं। और आप जानती हैं कि इसमें भी महिलाओं की जो भागीदारी है वो नगण्य है। कुछ अगर महिलाओं को संपादक बनाया गया है तो किस चीज का, वो जो कलर्ड पेज होते हैं ना बीच के, कि आज कौन सा प्रोग्राम कहाँ हुआ है, कौन सा हीरो आ रहा है, उन्हें कोई पॉलिटिकल बीट नहीं दी जाती है कि वो ये तय करें। तो ये कमी है जिसे सुधारना बेहद जरूरी है, और अब ये कैसे सुधरेगा ये मैं भी नहीं बता सकती। महिला पत्रकारों को भी प्राथमिकता, रिकॉग्निशन बराबर मिलना चाहिए। उनमें विजन है, उनमें इंटेलेक्चुअल चीजें भी है, बुद्धिजीवी भी है, और निष्पक्ष रूप से वो जितना सर्वे करते लिखते, मैं तो 22 जो कहने लिखे, वेरिफिकेशन, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष पत्रकार, वेरिफिकेशन जरूर हर खबर का होना चाहिए, और उससे क्या विश्वसनीयता बढ़ती है, समाज में विश्वसनीयता बढ़ती है। क्योंकि कई बार मैंने देखा येलो जर्नलिज्म कितना नुकसान कर रहा है। तो चीजें बहुत है, लेकिन हम अपने स्तर पे जितना कर सकते हैं और सरकार को हम बाध्य कर सकते हैं कि ये प्रायोरिटी में आपको पहले करना है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ये उनको अपना तय करना पड़ेगा हर सरकार को। यहाँ 3 चीजें निकल कर आती है। एक तो ये
कि जो पत्रकार वर्ग है या जो मीडिया है उसे भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि किन विषयों पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि जहां से आपको टीआरपी मिल रही है सिर्फ वही मुद्दे इंपॉर्टेंट है, बल्कि आम जन से जुड़े हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी जो बातें हैं वो निकली है महिला सुरक्षा को लेकर, साथ ही साथ महिला पत्रकारों का भी मुद्दा है जो कहीं भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। जो अभी गहलोत सरकार के 1 साल पूरा होने को लेकर जो लिस्ट तैयार की गई है उसमें कहीं पर भी ये 2 मुद्दे नहीं मुझे नजर आए हैं। दीक्षा जी, आपसे भी मैं सवाल करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरकार को अब भी ध्यान देने की जरूरत है और उनसे जुड़ी या तो योजनाएं या फिर महिला हित में उस क्षेत्र में काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है? देखिए, जब 2014 के लोकसभा के चुनाव हुए थे तो गुजरात को रोल मॉडल मान करके जनता के सामने पेश किया गया था। गुजरात जो है वहां पर अगर आप कभी जाएंगे या गए भी होंगे तो आपने देखा होगा बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए वो कितना महफूज है। तो ये जो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां से अपने राजस्थान को कुछ सीखना चाहिए, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी ना सोचते हुए एक राज्य के मुखिया की तरह, एक परिवार के मुखिया की तरह हर उस स्टेट से अच्छी चीजें, अच्छी स्कीम्स निकालनी चाहिए जो कि हम राजस्थान की बेटियों को, महिलाओं को परोसें। यहाँ की बेटियां और महिलाओं के लिए सब चीजें सुगम हो। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से जीनत जी और अभी राजकुमारी जी बता रहे थे महिला पत्रकार की, ना केवल महिला पत्रकार, महिला पुलिसकर्मी के लिए भी अच्छी फैसिलिटीज हो। आप अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था, उत्तर प्रदेश की एक महिला पुलिसकर्मी अपने बच्चे को थाने में फीडिंग करा रही थी, छोटा सा बच्चा वो लेकर के अपना आई थी, तो उनको भी वो फैसिलिटीज हो कि वो अपनी ड्यूटी को कर पाए। ये सब चीजें होनी चाहिए। और हमारा जो भारत है इसकी परिपाटी अगर पुरानी उठा के देखी जाए तो महिला कोई बहुत कमजोर स्थिति में कभी नहीं रही है, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ाया ये जाता था, सिखाया ये जाता था, संस्कार ये दिए जाते थे कि पुरुष प्रधान परिवार होते थे, पुरुष प्रधान समाज होता था, पुरुष प्रधान देश हो गया। तो वो जो नेचर है वो बदलते बदलते आज जो परसेंटेज ऑफ वुमेन वर्किंग है वो आज आप देखेंगे तो कुछ परसेंट अब इंक्रीज होने लगा है। तो 2008-9 के बाद जो डेटा है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है महिलाओं का, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम की बात करूं या सरकारी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी तक की बात करूं तो दोनों जगह परसेंटेज अब बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं महिला की सिर्फ आम जन की, जो आम जनता है या जो महिला है, जो चाहे वो मजदूर की बच्ची हो, चाहे वो किसान की बच्ची हो, चाहे वो शिक्षक की बच्ची हो, चाहे वो पुलिसकर्मी की बच्ची हो, तो वहां पर सरकार को सबके लिए इक्वालिटी से काम करना चाहिए। सबसे पहले प्राइमरी नीड्स देखनी चाहिए कि हमारे यहाँ अगर हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है तो हम उसके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी, जिस तरह से कहा कि बिल्कुल महिला पत्रकारों के लिए भी होना चाहिए, महिला पुलिस कर्मियों के लिए भी होना चाहिए, महिला नर्सेस के लिए भी होना चाहिए, जो दूर दराज उनको पोस्टिंग कर दी जाती है, रात बेरात वो आती जाती है, बड़ा खतरा है। तो अगर सरकार से हमें जो चाहिए तो प्राइमरी नीड अगर हो, इस समय अगर सरकार कुछ करे तो जो महिलाओं पे अत्याचार जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा परसेंटेज जो बढ़ रहा है उसको कम करना है। जो राज्य सरकार जो महिला है जो राज्य सरकार में काम कर रही है उनके लिए सरकारी जो दफ्तर है वहां पर कुछ ऐसी गाड़ी, कैब्स या कुछ ऐसी फैसिलिटीज या उनको कुछ ऐसी सिक्योरिटी अवेलेबल कराए जिससे कि प्राइवेट सेक्टर भी जागरूक हो और प्राइवेट सेक्टर को भी बाउंड कर दें। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर आपने देखा हो और आपकी नॉलेज में हो, उत्तर प्रदेश में एक पुलिसकर्मी ने रात को एक बच्ची 1:30 से 2 बजे होटल में काम करने वाली घर को जा रही थी, तो उसको पुलिसकर्मी वहां लेकर गए, खुद यही थे वो खुद वहां लेकर गए, होटल जो मैनेजमेंट था उसको बुलाया, उस ऑनर को बुलाया और उसको बोला कि तुम्हारे यहाँ काम करने वाली लड़की अगर 1 बजे घर जा रही है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सुरक्षित घर पहुंचाना। तो ये प्रशासन ने किया, इट्स वेरी गुड, सुनने में भी बहुत अच्छा लगा, देखने में भी बहुत अच्छा लगा। पर अगर ये उत्तर प्रदेश, गुजरात और ऐसे अनेक स्टेट से अगर हम उठाए हैं तो राजस्थान को ये सब बैठ करके सरकार को सोचना चाहिए। अभी क्योंकि 1 ही साल हुआ है, 4 साल बाकी है, अभी कुछ ही बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं या मैं कहूंगी अभी हुए हैं, आगे ना हो इसके लिए क्या योजना लेकर आएंगी वो है। आगे महिलाएं अपने घर से बाहर निकल करके जॉब पे जा सके, दफ्तर जा सके, अपने काम पे जा सके, महिला पत्रकार स्वतंत्रता के साथ काम कर सके, उनके हाथ मजबूत करने के लिए क्या बजट सरकार देती है, क्या कुछ अलग योजनाएं लेकर के उनको देती है, क्या किस तरीके से महिला पुलिसकर्मी के लिए अच्छी योजनाएं लाती है, क्या हर एक राजस्थान की बच्ची को वो सौगात देती है, ये देखने की बात है। ये 4 साल का समय है और 4 साल 1 साल में 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं और आप ये देखिए कि पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं
और जो डेटा है वो 1 घंटे में बच्ची के साथ बलात्कार भारत का जो आया है कि 1 से 1.5 घंटे में बच्ची के साथ बलात्कार होता है। तो क्यों ना सरकार को, राज्य सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जो आप अपने राजस्थान को पूरे भारत के पटल पर एक आइडल बना करके सामने खड़ा करें। अब ये समय आ गया। बहुत अच्छी बात। क्योंकि राजस्थान के लिए मैं उदाहरण इसलिए लेकर के दे रही हूँ क्योंकि ये जो डिबेट है ये राजस्थान में आप और हम मिलके कर रहे हैं। राजस्थान में बेटियों के साथ में जो हिंसक प्रवृत्ति वो भी ज्यादा है, बलात्कार के परसेंटेज में भी राजस्थान तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड वाइड कहा जाता है, जबकि मैं मानती हूँ मानसिकता बहुत ज्यादा संकीर्ण और भी स्टेट्स में है। चाहे मैं बात करूं उड़ीसा की, चाहे मैं बात करूं आंध्र की, चाहे मैं और भी स्टेट्स की बात करूं, लेकिन राजस्थान के नाम से लोगों को लगता है कि राजस्थान में महिलाओं को आज भी घूंघट प्रथा या जिस तरीके से बातें होती है इस तरीके की एक इमेज बनी हुई है। राजस्थान बहुत सुंदर प्रदेश है, राजस्थान रंगीला प्रदेश है। राजस्थान में टूरिस्ट आते हैं तो कुछ ना कुछ अब सरकार को इन 4 सालों में अपना काम दिखाने के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। मैं फिर कहूंगी कि मैं सरकार के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रही, मैं वो बात कर रही हूँ जो हमारी सरकार जो जिस तरीके से सेवाएं देकर के बेहतर से बेहतर काम कर रही है। अगर ये सरकार शुरू से काम ऐसा करती तो आज हमें आजादी के 70 साल बाद यहाँ बैठकर ये बात नहीं करनी होती। ये मानसिकता बदलने की बात थी। जैसे स्वच्छता को संग्राम बनाकर के मानसिकता बदली कि आने वाली पीढ़ी अब कचरा नहीं फेंकती है, वैसे ही अगर ये बलात्कार या महिला सुरक्षा या बच्चों को या पुरुषों को ये सिखाया जाता कि भाई महिला के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें, महिलाओं के साथ गलत करने वाले व्यक्ति को के साथ गलत होता तो ये सरकार के हाथ में था, तो ये शुरुआत होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी अगर कुछ बदलाव भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हूँ क्योंकि अगर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, किसी स्टेट से कुछ चीजें अच्छी होती हैं उनको उठा करके अगर चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो अगर काम कर रही है तो आप समझिए वो सही निष्ठा के साथ काम कर रही है, ईमानदारी के साथ काम कर रही है और उसकी पूरी ये मन है उसका काम करने का, मन वचन कर्म से वो काम कर रही है कि मैं मेरी जनता को अच्छे से अच्छी सौगात दूं। जिस जनता ने आपको वोट देकर के चुना है तो 5 साल तो काम आप ही को करना है। अब अगर 5 साल में इनकी कमियां गिनाऊं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये भी बताऊं कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो, लेकिन सरकार सुनने के लिए अपने किसी व्यक्ति को यहाँ भेजे। पर ये देखिए आप एक रूलिंग गवर्नमेंट होने के बाद उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ आता नहीं है बात करने या सुनने। और जब तक आप जनता के बीच में उतरेंगे नहीं, जब तक आप हम और आप जैसे लोगों से मिलेंगे नहीं, जब तक आप विपक्ष को भी नहीं सुनेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सशक्त विपक्ष के रूप में विधानसभा में अपने हर एक मुद्दे को उठाती है, काम करना चाहती है। उन्होंने जिस दिन चुनाव हारा था हमने एक ही बात कही थी, कोई बात नहीं, अगर जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया है तो एक मजबूत विपक्ष के रूप में बिठाया है। और तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नारी में। हमारे साथ 4 मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में बातचीत के लिए और फिलहाल मैं जीनत जी के पास थी, उनसे बातचीत करना चाह रही थी लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आवाज नहीं जा पाई। फिलहाल जीनत जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं। जीनत जी आपसे मेरा यही सवाल है कि कुछ देर पहले एक सवाल आपने उठाया था महिला सुरक्षा को लेकर और जितनी भी हमने लिस्ट में जितने भी मुद्दे देखे कि सरकार ने 1 साल में जो योजना चलाई उसमें आत्मरक्षा के गुर सिखाने की बात तो कही गई लेकिन महिला सुरक्षा का नाम कहीं पर भी नहीं था। इसके अलावा आपको कहां ऐसा लगता है कि जो मुद्दा है जिस पर सरकार को महिलाओं के संबंध में विचार करने की और उससे संबंधित योजना चलाने की बेहद आवश्यकता है? देखिए योजनाएं तो कागजों में चलती हैं, जैसे कि अभी जो पास में मेरी जो दोस्त बैठी हैं इन्होंने बताया था कि वसुंधरा सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू की थी। मैंने बताना चाहूंगी कि उससे पहले कांग्रेस के जमाने में महिला पत्रकारों के लिए एक अवार्ड का ऐलान किया गया था जिसका नाम था इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड। 20,000 का वो अवार्ड था और उनके कार्यकाल में वो सिर्फ एक महिला को मिला और उन्होंने भी वो लेने से इनकार कर दिया था। फिर जब वसुंधरा सरकार आई तो उन्होंने उस अवार्ड का नाम बदलकर पन्नादाय अवार्ड रख दिया और वो अवार्ड दिया गया एक पीआरओ को। मतलब क्या कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो पीआरओ को पत्रकार नहीं मानती और वो तो खुद एक महिला थी और उनके लिए भी बहुत सारे सवालात उठाए गए थे कि जैसे कि मुझे याद है कि सीकर में एक 5 साल की एक छोटी सी लड़की से रेप किया गया था और वो 2.5 महीने यहाँ जैकलॉन में भर्ती रही और फिर उसे एम्स ले जाया गया जहां उसका ऑपरेशन हुआ। लेकिन वसुंधरा जी उस लड़की से मिलने एक मर्तबा भी नहीं गई। नहीं मैडम, उनसे उस बच्ची से मिलने भी गई थी, उसके लिए नहीं, वो नहीं गई थी, सारी व्यवस्था कराई है और व्यवस्था कराई थी लेकिन वो यहाँ मिलने नहीं गई थी।
थी। जब सरकार चलती है, अगर स्टेट का मुख्यमंत्री इंटरफेरेंस नहीं लेगा तो एम्स में इतनी जल्दी ट्रांसफर नहीं होता। आपको पता होगा एम्स के रूल, तो आपको पता होगा मेरे मुझे पता है, वो सब उन्होंने तब किया था जब हम लोगों ने आज भी थानागाजी की अखबारों में दिया था। बीजेपी की महिला नेता वहाँ पहुंचती है, उस समय फिर कांग्रेस नहीं, आप ये मानिए, आप भी देखिए उनियारा खेड़ी बीजेपी सरकार भी असंवेदनशील थी महिलाओं के लिए, के जिला तो मानने में कोई बुराई नहीं है। एमएलए पहुंचे, युवा मोर्चा की टीम पहुंची, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट की टीम पहुंची। वहाँ कोई कांग्रेस का नेता ने बयान नहीं दिए। कांग्रेस के नेता प्रकट करते हैं, ये बयान होता है, कैमरे में खड़े भी रहते थे। और उसके बाद जब हैदराबाद सरकार ने, अरे आप तो ये देखिए शांति धारीवाल जी ने कितना बढ़िया बयान दिया। मैं किसी पार्टी से नहीं लेकिन मैं जो सच है वो मैं जरूर कहूंगी कि एक मंत्री एक बिल्कुल मैं जैसे कहूंगी कोई बच्चा तो नहीं है जिनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, एक सीनियर मंत्री के बयान सुनने के बाद मैं ये कहती हूँ, बीइंग ए वीमेन, मैं भी किसी पार्टी से जुड़कर नहीं कह रही हूँ, अभी मैं एक बीइंग ए वीमेन कह रही हूँ कि जब शांति धारीवाल जी ने ये कहा, जब हैदराबाद का एनकाउंटर हुआ उन रेपिस्ट को, तो धारीवाल जी ने क्या बयान दिया कि ये न्यायपालिका के साथ खिलवाड़ है या न्यायपालिका का मजाक बना रही, पुलिस ने सही नहीं किया। अरे तुम उस बच्ची के बारे में सोचो जिसको सिर्फ लड़की होने की सजा मिली, उसको रात को स्कूटी से जाना भारी पड़ गया, उसके चितड़े कर दिए, उसको जला दिया गया। अच्छा, आप ये बता दीजिए महिलाओं की हिफाजत के लिए सरकार ने क्या किया हो रही है, आप ये बता दीजिए। महिलाओं के लिए अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको पूरे 5 साल के कार्यकाल की इतनी अच्छी वो दूंगी बुकलेट, उसमें हमारा एक एक वर्णन है, जो शायद मेरे पास यह समय कम है क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे में मैं आपको योजना भी नहीं बता पाऊंगी, नहीं मतलब आप अभी लेकर आती हैं तो पता लग जाता ना सामने। अगर नहीं आप, मुझे तो क्या जनता को पता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से हमने, मैं भी जनता का ही एक हिस्सा हूँ। कांग्रेस सरकार का भी एक अच्छा लंबा चौड़ा खर्रा है जिसमें उसने सभी योजनाओं का जिक्र किया है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी धरातल पर उतरी हूँ। हुए जा रहे, कोई सरकार का कोई रुख नजर नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा, लेकिन वसुंधरा सरकार का कोई रुख नजर नहीं आया, कांग्रेस के हाथ से बढ़ाए थे, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी। दीक्षा जी, मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि आप सभी योजनाओं के बारे में या जो भी आप वर्णन आप बताएंगी, लेकिन हम अगर बात कर रहे हैं कांग्रेस सरकार की फिलहाल 1 साल के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी लंबा चौड़ा खर्रा है जिसमें सिर्फ योजनाओं का जिक्र किया गया है, बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही हैं, जिसमें कई योजनाएं ऐसी हैं जो धरातल पर शायद नहीं उतरी। तो लिखा होना और धरातल पर वाकई तरीके बताती हूँ कि आप सरकार को कैसे जज करेंगे, आप सरकार को कैसे जज करेंगे। सरकार जवाब देने के लिए जनता के बीच में नहीं है। सरकार की कोई महिला नेता बलात्कारी बच्चियों के परिवार से मिलने नहीं जाती है। सरकार पूरी तरीके से विफल है। यही सवाल जीनत जी भी उठा रही है, तो एक ही वसुंधरा सरकार के वक्त का यही सवाल जीनत जी ने भी उठाया है जो आप कह रही हैं। नहीं दिया भारतीय क्या वसुंधरा सरकार के टाइम का यही सवाल जीनत जी भी उठा रही हैं कि उस बच्ची से मिलने के लिए भी नहीं कोई गया, जैसा कि आप बता रही हैं कि असंवेदनशील सरकार है, यहां से कोई मिलने नहीं जाता, वही सवाल उठाया है जीनत जी ने। तो मैंने जवाब दिया ना, अगर मैडम नहीं मिलने जाती तो उस बच्ची का एम्स में इलाज नहीं होता। कितना त्वरित उनकी पूरी टीम ने वहां पर फटाफट किया, और ये चीजें क्या होती है मीडिया में छपाने वाली नहीं होती है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उस बच्चे को उससे मिलने अगर वो मीडिया में नहीं काम करते हुए मिलने नहीं जा पाई, लेकिन अगर वो उस बच्चे के लिए इलाज मुहैया करा रही है तो मेरे हिसाब से मिलने से ज्यादा उसका इलाज मुहैया कराना, उसको प्राइमरी लेवल पर और उसका जो इलाज है वो पहले होना जरूरी है। मैं आपसे मिलने आ जाऊँ, लेकिन मैं अगर आपको फैसिलिटी हॉस्पिटल तो आपको क्या फायदा मिलेगा मेरे मिलने से। एक सरकार होने के नाते, एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते आप उस बच्चे को, आपकी जनता को, आप उस बच्चे को, राजस्थान के बच्चे को अगर आप अपने बच्चे की तरह मानती हो तो आप उसके लिए इलाज मुहैया कराओगे, जो कि सरकार ने मेरी कराया, भाजपा की सरकार ने कराया। थानागाजी में कितने लोग गए थे, क्यों रिपोर्ट नहीं लिखी, इलेक्शन के चक्कर में बात दबा दी गई। आप इलेक्शन होते होते एसपी को फोन करते हो, ये रिपोर्ट, ये मुद्दा उठना नहीं चाहिए, एसपी भगा रहा है 4 बार। किसी पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, वो बच्ची जाके अपना रिपोर्ट लिखाने जा रही है तो पुलिस वाला उसको डरा के भगा रहा है। ये कौन सा न्याय है, मुझे बताइए आप बताइए मुझे। और कितने सचिन पायलट और इनके आपस में जो इन लोगों की स्थिति है, ये सरकार चलाने की स्थिति में अभी है नहीं, क्योंकि इनका सेंट्रल से भी आज जिस तरीके से हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया, उसके लिए विरोध में कांग्रेस ये इस तरीके से रैली जैसे कि आज दिल्ली में बहुत अच्छी विशाल रैली इन्होंने निकालने का ड्रामा किया। ये बताइए आप मुझे, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एक धर्म को वोट बैंक मानते हैं तो आपने समता का अधिकार कहां पाया। समता का अधिकार जो भारत का संविधान कहता है कि जनता को समता का अधिकार मिलना चाहिए, क्यों पार्टीशन हुआ।
लाल किले पर झंडा फहराने के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन हो गया, मेरे देश के 2 टुकड़े कर दिए गए, आज आधार पर उसको बांट दिया गया। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे 370 की बात हो, और उसके बाद चाहे सीएबी बिल की बात हो, सब जगह अगर वो समता का अधिकार सोच के कर रही है कि जो हिंदू की लड़की को दुख है वो मुसलमान की बच्ची के साथ भी हो रहा है, जरूरी था या अगर स्कूल जरूरी थे ये बताइए, तो फिर आप मस्जिद भी मत बनवाइए। इबादत के लिए कंट्रोल तो करे ना, वैसे चर्चा थोड़ी होती है। आप बनवा दीजिए मंदिर, तो सिर्फ हम दावत होते जा रहे हैं, सारा मामला पॉलिटिकल बनाता जा रहे हो। तो समझ की बात है कि आप उस चीज को इस तरह से जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं चर्चा से, खुश कर दिया। चर्चा देना नहीं है, फिर यहाँ पर बुलाने देखा सरकार ने समता के अधिकार के लिए पूरा काम किया, सबको एक अब अपने बात नहीं किया, सरकार ने काम किया होता तो इतनी बहुमत से सरकार नहीं आती। आप ये देखिए पहली बार वो शेयर मशीनों में गड़बड़ी करके जीते और कुछ नहीं। मैं लालकुमारी जयंती के पास जाना चाहूंगी क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो बहस है वो नहीं थमती नजर आएगी, क्योंकि एक तरफ तो विपक्ष बैठा है, दूसरी तरफ पत्रकार है, सवाल पत्रकार उठाएंगे और जवाब विपक्ष देगा। लालकुमारी जयंती, आप हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने लंबे वक्त तक काम किया है महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में, आपको कहाँ खामी नजर आती है कि सरकार को महिलाओं से जुड़े किस संबंध में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की और उससे संबंधित योजनाएं चलाए जाने की जरूरत है, या फिर जब योजनाएं बन जाती हैं तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हर महिला तक वो सुविधा नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जागरूकता की भी कमी है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनसे जुड़ी कुछ योजनाएं भी सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिसका लाभ प्रत्येक महिला तक नहीं पहुंच पाता। ये तो देखिए बहुत सीरियस मुद्दे की पर बात कर रहे थे, बहुत ही गंभीर मामले हैं। महिलाओं के साथ चाहे सरकार किसी भी पार्टी के हो, महिलाओं के साथ पिछले सालों से जिस तरह की घटनाएं हो रही है, जो स्थितियां है, आप तो ये दीक्षा जी तो बोल रही थी, लेकिन मैं एक बात का उदाहरण देना चाहती हूँ। मैं महिला आयोग में थी, हमारे यहाँ शिखर की दामिनी करके आप लोगों ने भी उस पर चलाया थी चर्चा। अगस्त 2012 की घटना थी, कितने ऑपरेशन हुए, ये सब हुआ एम्स में और राजस्थान हाउस में, उसके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई। सरकार परिवर्तन होते ही रात में लाकर के उस लड़की को वहां से और शिखर में फुटपाथ पे छोड़ा। ये गंभीरता वाली बात थी, ये गंभीरता की बात थी। ये मैं कोई पार्टी की ना तो किसी को क्रिटिसाइज कर रही हूँ ना किसी को अप्रिशिएट कर रही हूँ, मैं महिलाओं के साथ उनकी पीड़ा को सामने रख के बात कर रही हूँ। यहाँ सवाल वो सारी बात साफ है, उसका बताइए। दूसरा, मैं जहां हम महिला संगठन के लोग, एनजीओ के लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहे हैं। वसुंधरा जी कभी भी एनजीओ से मिलने को तैयार नहीं होती थी। मैंने खुद में महिला नीति का, राज्य महिला नीति का ड्राफ्ट आज के 5 साल पहले वसुंधरा जी को भेजा था, जब मैं थी महिला के अध्यक्ष नवंबर 2014 में। 5 साल तक हम कहते रहे चीफ सेक्रेटरी को भी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी महिला बाल विकास को, 5 साल में उस ड्राफ्ट में कुछ भी नहीं हुआ। अब गले साहब के आने के बाद इनको हमने जुलाई में सारे संगठनों के साथ मीटिंग थी जुलाई में, फिर 29 अक्टूबर को भी हुई। 2 बात को मैं यहाँ जिक्र करना चाहती हूँ कि वो राज्य महिला नीति का अब इन्होंने आदेश दिया और अभी 4 दिन पहले महिला नीति पर चर्चा डिपार्टमेंट में कर रहे, और ये उम्मीद है कि अगले 2 महीने में राज्य महिला नीति, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे जो महिलाओं के जुड़े हुए हैं, सारी व्यवस्थाओं के हैं और जो बजटिंग का है, वो सारा हमें इंतजार करें कि 2 महीने में वो ड्राफ्ट फाइनल होकर के राज्य महिला नीति 2020 हो जाएगी। 19 तो निकल ही जाएगा या 19 हो जाएगी, ये होना जरूरी है। दूसरा, जो पेंशन का एक परित्यक्ता छूटा रहा था, जो सालों तक परित्यक्ताओं पर ध्यान नहीं जाता था। पेंशन मिलती, विधवाओं को मिलती, विकलांग को मिलती थी और सबको मिलती थी, तलाकशुदा को मिल जाती थी, लेकिन परित्यक्ता को भी पेंशन मिले जो बेचारी कहीं की नहीं रहती है अदर झूल में, वो परित्यक्ताओं को इन्होंने पेंशन देने का काम किया। ये मैं मानती हूँ कि बहुत सारी महिलाओं को वो नहीं पहुंच रही, तो देखना चाहिए सरकार को। दूसरा, अभी जो गालो साहब ने घोषणा की है, और मैं बहुत स्पष्ट दीक्षा जी कर, मेरा कोई पार्टी से कोई लगाव नहीं है। 5 साल मेरे मतलब 3 साल में महिला आयोग में रही, लेकिन एक भी बार मेरे कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं था। 2-3 कैबिनेट मिनिस्टर के भी खिलाफ मामले थे तो आयोग में चले थे।
और कई सारे मामले थे, वनस्ली का था, दूसरा था, कई विश्वविद्यालय था, लेकिन मेरे काम में कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इसलिए मैं वो बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि मुझे काम करने दिया अच्छी तरीके से। मैं पार्टी की नहीं थी, हमारे कार्यों के आधार पर, या मेरे से पहले प्रोफेसर पवन सुहाना को बनाए, वो भी किसी पार्टी के नहीं थे। तो कोई व्यक्ति ऐसा है ना कि कम से कम नॉन पॉलिटिकल लोगों को आयोगों में जिम्मेदारी दे, ताकि काम में पारदर्शिता हो, बिना किसी पक्षपात के न्याय महिलाओं को मिल सके, वो मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो रही उन जरूरतों की बात जैसे आपने बताया, लेकिन एक और फैक्टर यहाँ पर काम करता है। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि प्रत्येक पात्र महिला तक जरूरी नहीं है कि योजनाओं का लाभ पहुंच रहा हो, जो भी जरूरतमंद हो उस तक वो सुविधा मुहैया कराई जा रही हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई क्षेत्रों में जागरूकता की महिलाओं में ही कमी है। वो जानते ही नहीं कि सरकार के द्वारा उनके लिए ये योजना भी चलाई जा रही है, अगर वो पीड़िता है तो उसका लाभ ले सकती है। उसके लिए आपको क्या लगता है कि इसके लिए भी कुछ देखरेख या सरकार को जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है? अब ये जवाबदेही कानून बनने वाला है, और जवाबदेही कानून के बाद सबकी खिंचाई हो जाएगी। हम इंतजार करेंगे, जवाबदेही कानून आएगा तो हर एक सभी मुद्दे, हम जब बैठते हैं तो हम ये सभी मुद्दों के बारे में बात करते हैं कि अब राजस्थान को संवरने और सजने की जरूरत है। अब जो राजस्थान आर्टिफिशियल रंगीला है, उसको आंतरिक रंगीला होने की जरूरत है। मैं आंतरिक रंगीला इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बेटियां बहुएं परिवार का रंग होती हैं, बेटियां बहुएं परिवार की सौगात होती है, बेटियां बहुएं परिवार की पहचान होती है। वो चहकती रहती है तो अच्छा लगता है। लेकिन राजस्थान में हर दूसरे तीसरे दिन जब अखबार उठाती हूँ तो जब पढ़ती हूँ कि 5 साल की बच्चे के कपड़े फाड़ के उसके अंदरूनी पार्ट्स को भी डैमेज किया जाता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती है, उसका गला दबा दिया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, तो बड़ा दर्द होता है। मैं एक बच्चे की मां हूं, मैं जब पढ़ती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं और मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चे को कहाँ छुपा के रखूं, क्योंकि मुझे रहना तो इस राजस्थान में ही है। तो मैं सरकार से ये उम्मीद करती हूँ कि सरकार अब सोना बंद करके जाग जाए और इन 4 सालों में अपनी एक मिसाल कायम करे और यहाँ की राजस्थान की बेटियों को अच्छी जो सौगात को दे सकती है वो दे। बिल्कुल, लाड कुमारी जी कुछ कहना चाह रही है, आखिरी 1 मिनट है। राजनीतिक है, मैं अपनी बात 1 मिनट में करती हूँ। जो घटनाएं महिलाओं के साथ यौन शोषण या बलात्कार की है, दोहरे मापदंड पिछले दिनों में जितने बलात्कार के मामले हुए, राजस्थान के बाहर की भी बात कर रही हूं, राजनीतिक संरक्षण हर एक बलात्कारी को पहले तो बचाने का काम करते रहे और बाद में आप हैदराबाद में जो एनकाउंटर के नाम पे हम तो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल उन्होंने लिया है, कानून की अपनी एक वो है, कानूनी प्रक्रिया है और हमारे को अराजकता, इस तरह से घटना होगी तो अराजकता की स्थिति आ जाएगी। इसलिए ये इसको बढ़ा लेना कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं। मैं मानती हूं कि जो घटनाएं हो रही है उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक हो तो पहले आप संरक्षण दे रहे हो अपराधियों को, बलात्कारियों को, हत्या करने वालों को, और बाद में आप एनकाउंटर को जस्टिफाई बता रहे हो। कितना दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड है। कोई भी हो, मैं किसी की और इंकित नहीं कर रही, ये व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। आप पहले राजनीतिक संरक्षण देना बंद करें ऐसे लोगों को, वो एमएलए, एमपी है, मंत्री है और वो है, इसलिए उसको जेल में ये आप देखें पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव बहुत रहता है। मैं तो पुलिस वालों के साथ बहुत काम करती हूँ, बहुत लगातार कई दिनों से कर रही हूँ। उनके ऊपर जो राजनीतिक दबाव होता है उसके चलते ये कहना पता किन लोगों को मार दिया गया है, गलत है, बहुत साबित होता तो उन्हें सजा दी जाती है ना। अच्छा करें, जनता को भी बताया जाता है इनकाउंटर करने से पहले। सरकार ने किए थे उनको कंटिन्यू करें और आगे बढ़े। चलिए, तो बात तो बिल्कुल सही है कि राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है और कई बार पुलिस इसीलिए भी कार्रवाई नहीं कर पाती और इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं कसी जा सकती। तो कई सारे मुद्दे हैं जो महिलाओं से जुड़े निकलकर और भी आते अगर लंबी चर्चा होती, लेकिन वक्त की कमी है, इसीलिए इस चर्चा को हमें यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन तमाम मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। दीक्षा जी मौजूद थी, जीनत कैफे जी और लाड कुमारी जैन जी खास तौर से पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। और फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम नारी में इतना ही। लगातार खबरों की अपडेट के लिए आप जरूर बने रहिए जन टीवी के साथ। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात इसी प्रोग्राम में, इसी वक्त पर। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।